The successors of Vijayala conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power. तो विजयाला जो चोला चीफ फैमिली से बिलोंग करता था, उसके जो सक्सेसर्स हुए बाद में, उसके जो वंशज हुए, उन्होंने नेबरिंग रीजन्स को और जो नेबरिंग किंगडम्स थी उन सब एरियाज़ को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। द पांड्यन एंड पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। तो जो उनके इर्द गिर्द पल्लव और पांड्य थे, डायनेस्टीज थी, इनकी टेरिटरीज को उन्होंने अपने साथ मिला के अपनी किंगडम को और ज़्यादा बड़ा किया। देन राजराजा वन कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। तो चोला रूलर्स में राजराजा वन जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल रूलर हुए हैं। He also recognized the administration of the empire. He became king in 985 and expanded control over most of the areas. तो जो राजराजा वन थे, उन्होंने 985 में कंट्रोल लिया चोला रूलर्स एज ए चोला रूलर, और अपने एरियाज़ को बढ़ाते गए। ही एक्सपेंडेड द एरिया। He also reorganized the administration of the empire. Rajaraja's son Rajendra I continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka, and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions. तो जो चोलास की नेवी है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट नेवी हुआ करती थी, और उन्होंने श्रीलंका और इंडोनेशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स को भी कैप्चर किया हुआ था। तो चोलास जो थे वो बहुत ही पावरफुल रूलर्स माने गए हैं हमारे एशियन और मेडिवल पीरियड में। Splendid temples and bronze sculptures. The big temples of Tanjavur and Gangaikonda Cholapuram, built by Rajaraja and Rajendra, are architectural and sculptural marvels. तो इन्होंने चोलास में बहुत बड़े बड़े जो हैं वो टेम्पल बिल्ड किए हैं चोला एम्पायर ने। चोलास से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी साथ में शेयर करूँगी। तो उनमें जो मेन टेम्पल्स हैं देवर गंगाईकोंडा चोलापुरम, जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मार्वल्स हैं हमारे एशियंट इंडिया के, मतलब कि इतने सुंदर तरीके से, लुक एट दिस टेम्पल, इतनी अच्छी डिज़ाइंस हैं, स्कल्पचर्स हैं, ये हमारे एशियंट इंडिया की बहुत बड़ी देन है हमें ये। चोला temples often became the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft productions. तो देखो जब एक टेम्पल बनता है तो उसके इर्द गिर्द सेटलमेंट्स होना स्टार्ट हो जाती है, वो लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं टेम्पल्स के अराउंड, क्योंकि वो टेम्पल से जुड़े हुए बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे सफाई वाले लोग हैं, या फिर गार्लैंड मेकर्स हैं, या फिर प्रीस्ट हैं। दे ऑल स्टार्टेड लिविंग settled near around the temples, and the towns which grew around temples, they are came to be known as temple towns. We can take the example of our Vaishno Mata temple. The Katra is known as temple town because जो कटरा है वो वैष्णो माता टेम्पल की वजह से ही वहाँ पे वो टाउन की हुआ है। और वहाँ पे क्या है, बहुत सारी शॉप्स हैं, जो लोग दूर दूर से आते हैं, वो पिलग्रिमेज सेंटर है, लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ से वो वैष्णो माता से रिलेटेड प्रसाद लेके जाते हैं। वहाँ पे होटल्स जो हैं वो वहाँ पे हैं, लोग आते हैं, ठहरते हैं। तो इस तरह से जहाँ भी कोई बहुत फेमस टेम्पल होता है तो उसके इर्द गिर्द लोग सेटल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ settlements towns are known as temple towns. Then temples were also endowed with land by rulers as well as by others. तो जो राजा थे वो टेम्पल्स के लिए लैंड देते थे, टेम्पल्स बनाने के लिए बहुत सारे वो हेल्प करते थे, बहुत सारे वेल्थ जो थी वो डोनेट करते थे टेम्पल्स बनाने के लिए, और बाकी लोग भी करते थे जो रिच पीपल होते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड
went to maintain all the specialists who work at the temple and very often live near it. अब जो वेल्थ या लैंड दी जाती थी तो वो उन स्पेशलिस्ट के द्वारा यूज़ की जाती थी जो टेम्पल के इर्द गिर्द रहते थे, जैसे प्रीस्ट हैं, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स जो प्रसाद बनाते हैं मंदिर के लिए, देन स्वीपर्स जो सफाई करते हैं, म्यूजिशियंस जो गाना बजाना मंदिर में भजन कीर्तन होता है, डांसर्स जो डांस करते हैं, भगवान से रिलेटेड डांस होते थे साउथ इंडिया में बहुत सारे. In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. तो टेम्पल्स जो थे वो सिर्फ पूजा करने का ही एक साधन नहीं थे, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन जैसे बहुत सारे लोग जो थी वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन टेम्पल से रिलेटेड थी. मीन दे अर्न देयर लिविंग बाय मेकिंग गार्लैंड्स बाय स्वीपिंग द एरिया, स्वीपिंग द टेम्पल्स. जो सफाई वाले थे वो वहाँ से अर्निंग होती थी, म्यूजिशियंस थे उनको वहाँ से अर्निंग होती थी. तो ये एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे टेम्पल्स की वजह से उन एरियाज़ में होती थी. Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world. While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. Means जो चोलास के टाइम पे जो इमेजेस ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई गई है, लुक एट दिस इमेज विच इज़ गिवन हियर. Amongst the crafts associated with the temples, the making of bronze images was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world. तो जो चोलास के टाइम पे ब्रॉन्ज इमेजेस बहुत बनाई गई और वो बहुत ही फाइन क्वालिटीज़ की होती थी. लुक एट दिस इमेज, ये वर्ल्ड में जो बेस्ट मानी जाती थी, फाइनेस्ट मानी जाती थी. जो हमारे नटराज की जो हम देखते हैं, बहुत स्कल्पचर्स देखते हैं, बने हुए इमेजेस देखते हैं, ये भी चोलास की ही देन है हमारे इंडिया को और वर्ल्ड को. तो इस तरह की फाइनेस्ट जो स्कल्पचर्स थे वो सिर्फ चोला एम्पायर के द्वारा ही बनाए गए. मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डेटीज, समटाइम्स इमेजेस वर ऑल्सो मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल. तो ज़्यादा ये देवी देवताओं की ही इमेजेस होती थी ब्रॉन्ज की जो टेम्पल्स में रखी जाती थी, और कभी कभी जो डिवोटीज भक्त होते थे उनकी भी इमेजेस बनाई जाती थी. देन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. Many of the achievements of the Cholas was made possible through new developments in agriculture. तो चोलास के द्वारा बहुत सारी न्यू जो डेवलपमेंट हुई वो एग्रीकल्चर में भी उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. तो जो कावेरी रिवर थी जो इस एरिया से बहती थी, वो बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे चैनल्स में बांटी गई है. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. तो ये छोटे छोटे जो चैनल्स में बंट गई थी कावेरी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले. तो जब वो छोटे छोटे चैनल्स में बहती है तो वो अपने साथ जो फर्टाइल जो सेडिमेंट्स होते हैं वो अपने साथ साइड में बिछाती जाती है. वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस. तो ये जो वाटर था ये यूज़ होता था इरिगेशन पर्पस के लिए, जो राइस कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा होता था. राइस कल्टिवेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, और इसकी जो इरिगेशन पर्पस और क्या पूरा करता था, कावेरी रिवर पूरा करती थी. तो इसलिए जो चोलाज एम्पायर में राइस की बहुत कल्टिवेशन होती थी. देन ऑल्दो एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड
Earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th to 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. तो चोलास के टाइम पे यहाँ पे और ज़्यादा कल्टीवेशन को बढ़ावा मिला. फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज. तो चोलास ने कल्टीवेशन पे बहुत ध्यान दिया. पहले भी राइस कल्टीवेशन होती थी तमिलनाडु एरिया में, लेकिन चोलास के टाइम पे इसको और ज़्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया और ज़्यादा अच्छी मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अच्छा किया उन्होंने फॉर कल्टीवेशन, फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. फॉरेस्ट क्लियर किए गए और उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए डेवलप किया गया. In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the field. तो चोलास के टाइम पे डेल्टा रीजन्स में जो जैसे फ्लड्स वगैरह आते थे तो उन्होंने बांध बनाए वहाँ पे, जिससे उस पानी को कैनाल्स के थ्रू फील्ड तक लेके जाया जा सके. इन मैनी अदर एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर. देखो अब तो हमारे यहाँ पे हम ईयर में 2 क्रॉप्स या 3 क्रॉप्स भी कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम इरिगेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू 2 क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे. उससे पहले साल में एक बार ही क्रॉप, जब मोस्टली इतनी कल्टीवेशन नहीं होती थी. देन in many cases it was necessary to water crops artificially. वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशली मीन आर्टिफिशियल तरीके से पहले डिपेंडेंट रहते थे रेनफॉल पे, लेकिन फिर जब उन्होंने एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ डेवलप की तो आर्टिफिशली वाटर को क्रॉप्स को दिया जाने लगा. अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. तो चोलास के टाइम पे जो वेल्स थे वो खोदे गए और रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए चोलास के द्वारा. Remember that irrigation work required planning, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. तो इसका मीनिंग है कि चोलास ने एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा दिया. इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलप की, जिसके लिए उन्होंने लेबर ऑर्गेनाइज की. बहुत ही रिसोर्सेज जो थे वो ऑर्गेनाइज किए कि किस तरह से पानी कहाँ तक लेके जा सके, कौन सी क्रॉप्स किस तरह से लगाई जाए. तो इस तरह से चोला एम्पायर में एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन को बहुत बढ़ावा मिला और इसमें लोगों ने भी इंटरेस्ट लिया, एक्टिव पार्टिसिपेट किया. Administration of the empire. How was the administration organized? So what is administration? Administration होता है कि जो एक पर्टिकुलर यूनिट है, जैसे एम्पायर है, वी आर टॉकिंग अबाउट चोला एम्पायर. तो चोला एम्पायर में किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किस तरह से बटा हुआ था, राजा कैसे रूल करते थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर. So we have discussed this UR or in our keywords or Naidu, right? तो और क्या होते थे, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट. पीजेंट्स होते थे जो स्मॉल फार्मर्स होते थे, उनकी जो सेटलमेंट्स जो रहते थे वो उसको बोलते थे उर. देन दे बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर. तो धीरे धीरे छोटे छोटे किसान थे जो इनके सेटलमेंट्स थे, जो इनके रहते थे जहाँ पे ये धीरे धीरे स्मॉल फार्मर्स प्रॉस्परस होते गए, स्प्रिड होते गए, रिच होते गए. इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, उनके एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्शन हो रही थी. तो ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स. तो इस तरह से किसानों के छोटे छोटे जो विलेजेस थे वो जब बड़े ग्रुप्स बनते गए, ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू. तो उनके जो बड़े ग्रुप को हम बोलते हैं नायडू, स्मॉल ग्रुप्स को हम बोलते हैं उर. Then the village council and Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. तो ये जो ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स थे जो नायडू थे, लार्जर यूनिट्स ऑफ विलेजेस थे,
तो ये जो विलेज में जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको ये आपस में ही जस्टिस सिस्टम था जो वो सुलझाते थे। जो टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, वो सब ये काम करते थे। तो ये दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दे कलेक्ट द रेवेन्यू taxes from the small farmers and then they give to landlords. The rich peasants of Velala caste. Velala was the caste of rich peasant. Rich peasants mean जो बड़े farmers होते थे, landlords, तो उनको बोलते थे वेलाला। They exercised considerable control over the affairs of the नायडू। तो वो उनके अंडर नायडू होते थे। नायडू क्या थे? विलेजेस के ग्रुप्स थे, उर के बिग ग्रुप्स को हम नायडू बोलते थे। और नायडू किसके अंडर थे? वेलालाज के अंडर थे। वेलालाज कौन थे? रिच पीजन्स थे, बिग फार्मर्स थे। तो उनको ये जो फार्मर्स थे रिच पीजन्स से वेलाला ये सुपरवाइज करते थे स्मॉल नायडू और उर्स को। और ये किसके सबॉर्डिनेट थे? चोला गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया हुआ था। जो बड़े बड़े फार्मर्स थे ये छोटे फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे देते थे। उसके बाद चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑर्डर्स टाइटल्स। तो उन्होंने बड़े बड़े लैंड ऑर्डर्स को टाइटल्स दिए हुए थे। बुवेन दा वेलन मीन्स द पेजेंट सर्विंग थ्री किंग्स, कि जो तीन राजाओं को सर्व करते थे। अरायर, चीफ, ये सब अलग अलग टाइटल्स थे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को, चीफ्स को दिए गए थे किंग्स के द्वारा। बोवेदावेलन और आर्यन द मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विद इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर। तो इनको राजाओं ने इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस दिए हुए थे रिच पीजेंट्स को, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उनकी थी उसके। तो इनका क्या काम होता था? रेवेन्यू कलेक्ट करना, विलेजेस में जो विलेजेस में लड़ाई झगड़े हैं उनको सॉल्व करना, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को वहीं पे सेटल करना और फिर रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा तक पहुंच जाना। तो ये काम होता था इन पीजेंट्स का। देन वी हैव सीन द ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मा दया। तो ब्राह्मण्स को जो लैंड गिफ्ट दी जाती थी बाय द किंग्स, दैट वाज नोन एज ब्रह्मा दया। As a result, large number of Brahmin settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. तो ये कावेरी वैली के इर्द गिर्द ये लोग देते थे। तो इसको जो लैंड दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था? ब्रह्मदया। ब्राह्मण्स को दी गई लैंड ब्रह्मदया। Each Brahmadaya was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahmana landholders. तो ये लैंड होल्डर्स इस लैंड को देखते थे। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस ऑफन ऑन द स्टोन्स और वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। तो ये किस तरह से काम करते थे वो इंस्क्रिप्शंस पे लिखा गया है टेम्पल्स की वॉल्स पे। तो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागारम्स, ये भी हमने कीवर्ड्स में किया है। नागारम्स क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, जो व्यापारी होते थे उनके जो ग्रुप्स थे उनको बोला जाता था नागारम्स। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। तो ये ट्रेडर्स के जो यूनियंस थी नागरम्स, इनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस दिए जाते थे। जैसे ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते थे तो ये भी रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा को देते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तराबियर एंड चिंगलेटपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में ये जो इंस्क्रिप्शंस मिली है, दे प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड, कि सभा कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी, कैसे काम होता था। ये सब इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें पता चलता है। द सभा हैड सेपरेट कमेटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल्स। तो अलग अलग सभा, अलग अलग असेंबलीज बनाई जाती थी जो जैसे इरिगेशन वर्क देखने के लिए अलग सभा होती थी जो पूरे एरिया में इरिगेशन देखती थी कि कहाँ कहाँ पे वाटर सप्लाई हो रहा है, कहाँ पे कितनी प्रोडक्शन हो पा रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर है कि नहीं है, या जो गार्डन्स या टेम्पल्स बिल्ड किए गए राजाओं के द्वारा उनको देखने के लिए अलग अलग उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सभा बनाई हुई थी।
Then names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. तो वो क्या करते थे, tickets of palm leaves. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one of each committee. तो जैसे लॉटरी सिस्टम होता है उस तरह से वो पाम लीफ, उस टाइम पेज तो होते नहीं थे, तो पाम लीफ पे वो नाम लिख के एक अर्थनवेयर पॉट एक पॉट में डालते थे और एक छोटे बच्चे को बोलते थे कि इसमें से नाम निकालो कमेटीज़ के कि कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कौन कौन सी उनको कमेटी मिलेगी, तो कौन सा काम कौन देखेगा। तो इस तरह टिकट सिस्टम के थ्रू वो